Hello, जी 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 we are good to go, Laiba. ओके। लेबलिंग थ्योरी, ठीक है। अब लेबलिंग थ्योरी जो है ये हमने जब हम पढ़ रहे थे सेकेंडरी डिविएंस के बारे में, तो मैंने तब भी आपको बताया था, मैं फिर एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि लेबलिंग थ्योरी हमारे पास क्या बताता है कि अ क्राइम अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ लेबलिंग सम एक्शंस एज इलीगल और स्टिग्मेटाइजिंग एन ऑफेंडर विद अ फिक्स्ड लेबल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बंदा है जिसने एक डिविएंट एक्ट किया, ठीक है। उसने एक क्राइम किया, उसने एक चीज, कोई छोटी सी चीज चुरा ली, ठीक है। कहीं से किसी मार्केट में जाके उसने कोई चीज चुरा ली। अब हम किसी ने उसको देख लिया और वो कहे कि ये चोर है, और वो लेबल उसके ऊपर लगता जाए, हर कोई उसको यही कहता जाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो बंदा एक ऐसी स्टेज पे चला जाएगा कि वो कहेगा कि इतना मुझे सब लोग कह रहे हैं, तो मैं बस, वो न्यूट्रल हो जाता है, वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और बस वो उस क्राइम को कंटिन्यू करने लग जाता है, ठीक है। और फिर वो करता रहता है उस क्राइम को। इसको सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं, ठीक है। कि बस उसने अपने माइंड में उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि जो ये सब कह रहे हैं वो ठीक है और बस मैं ये करूंगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि इससे हमारे पास नुकसान क्या होता है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो ना, और उसको हम इतना स्टिग्मेटाइज कर लें कि वो सब बस वो इस स्टेट में चला जाए कि आई एम ओके विद इट, और सब मुझे ही कह रहे हैं तो बस ठीक है मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, तो ये कितना बड़ा नुकसान हो गया है। एक उस बंदे को इंडिविजुअली कितना नुकसान हुआ है, एक सोसाइटी को कितना नुकसान हुआ है कि एक ऐसा बंदा जिसको हम अगर ये लेबल ना देते, उसको हम समझाते, उसको हम पनिशमेंट या रिवॉर्ड दोनों चीजों से किसी तरीके से हम उसको समझाते, ठीक है, तो वो हमारे पास एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी बन सकता था। लेकिन हमने उसको ऐसे बना दिया कि वो डिविएंट हो गया, ठीक है। सो दिस इज लेबलिंग थ्योरी। लेबलिंग थ्योरी में क्या होता है कि इस ये हॉवर्ड बेकर कहते हैं कि जब ये इन लोगों को जो लेबलिंग थ्योरी में क्या होता है कि हम ये जो ऑफेंडर्स हैं हम इनको इतना स्टिग्मेटाइज कर देते हैं ना कि बस वो बिल्कुल आउटसाइडर्स बन जाते हैं, ठीक है। हम उनको नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट ही नहीं करते, हमारे पास उनके लिए एक लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, हमारे डिस्गस्ट होते हैं हम लोग, हम कहते हैं ये चोर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो अल्टीमेटली वो एंटी सोशल हो जाते हैं, वो उस सोसाइटी से चले अपने आप को डिटैच करना चाहते हैं, और जब वो सोसाइटी से डिटैच हो जाते हैं, वो सोशली आइसोलेटेड हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो उस कमी को पूरा करने के लिए वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं। सोसाइटी को उन्होंने छोड़ दिया तो मतलब उन्होंने जो प्रिस्क्राइब वेज ऑफ सोसाइटी थे गोल्स को अचीव करने के लिए, वो उसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके लिए वहां पे कोई एक्सेप्टेंस है ही नहीं, वो लेबल एक है जो उसके साथ चल रहा है, ठीक है। तो वो सोसाइटी के उन वेज को भी रिजेक्ट कर देता है, और अगर वो रिजेक्ट नहीं करता तो सोसाइटी उसको इतना मजबूर कर देती है कि उसको रिजेक्ट करना पड़ता है, और फिर वो अपनी रिफ्यूज जाके ढूंढता है क्राइम्स में, ठीक है, कि उसका काम भी चलता रहे, और वैसे भी उसको वो लेबल सब दे चुके हैं, तो बस वो फिर कहता है कि जब मुझे नाम ले ही रहे हैं सब, तो बस फिर मैं ये करता ही रहता हूँ। तो ये लेबलिंग थ्योरी है, ठीक है। लो लाइबा, मेरा इसमें एक जी आ क्वेश्चन रही है। है आवाज। जी जी हाँ, मैंने जब इसको पढ़ा था ना, इसके अंदर मैंने दो कैटेगरीज पढ़ी थी, एक प्राइमरी लेबलिंग पढ़ा था और एक सेकेंडरी लेबलिंग पढ़ा था, तो आप उसको भी एक्सप्लेन करें प्लीज। आप एक्सप्लेन कर दें सब। हाँ ऐसा श्योर, नहीं ऐसे नहीं मैं शिब्बत हूँ। अच्छा, मैंने जो तक अच्छा पढ़ा था, और हुरिया अगर मैं कुछ गलत बोलूँ आप प्लीज उसको रेक्टिफाई कर देना, कि प्राइमरी लेबलिंग जो था ना, उसमें आपके पास ये होता है कि आप कोई इंसान क्राइम करता है, लेकिन हम उस क्राइम की वजह से उसको लेबल दे देते हैं, लेकिन उसमें पनिशमेंट नेसेसरी नहीं होती, इन्वॉल्व नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई छोटी चोरी मोरी भी की और हमने उसको चोर कहना शुरू कर दिया, लेकिन जो सेकेंडरी लेबलिंग होती है उसके अंदर किसी ने क्राइम किया और उसको पनिशमेंट हुई और वो जेल काट के यार हम कहने लग जाए उसको कैदी हैं कुछ भी, तो वो जो होता है जिसमें पनिशमेंट इन्वॉल्व हो जाती है उसको हम सेकेंडरी लेबलिंग कहते हैं।
after ये the बिल्कुल punishment. इसी चीज से रिलेटेड है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेविएंस से ही रिलेटेड है। प्राइमरी डेविएंस में आप उसको पनिशमेंट नहीं देते हो, वो छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं, ठीक है, आप उसको इग्नोर करते हो, आप कहते हो ये इसका प्राइमरी एटीट्यूड है तो इसको आप उधर ही रहने दो, ये खुद ही जो है तो वो सोसाइटी के साथ जो है तो वो लर्निंग प्रोसेस के थ्रू जो है तो अच्छी चीजें लर्न करेगा और सोसाइटी के साथ जो है तो वो सोसाइटी के रंग में ढल जाएगा। सेकेंडरी डेविएंस में आपके पास फिर पनिशमेंट्स जो है तो वो इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि सेकेंडरी डेविएंस आपके पास काफी हायर लेवल पर होती है, ठीक है, उसमें आप जेल जाते हो। ये जो सेकेंडरी लेबलिंग और प्राइमरी लेबलिंग का कॉन्सेप्ट है ये आता है इसी चीज से कि आप जब प्राइमरी डेविएंस के एक्ट्स कमिट करते हो तो आपको प्राइमरी लेबल लगाया जाता है, घर में आपको चोर चोर कहने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये चीज दिमाग में हमेशा रखें कि वो जो प्राइमरी डेविएंस पे इसके साथ जो आपके पास प्राइमरी लेबलिंग एसोसिएट होती है ना, वही आपको सेकेंडरी डेविएंस पे जो है तो कंपेल करती है। कभी भी आप अगर एक बंदे को आप बार बार चोर चोर कहोगे तो वो सेकेंडरी डेविएंस पे उतर आएगा और वो सेकेंडरी लेबलिंग का भी मुर्तकिब हो जाएगा। दूसरी इसमें एक चीज मतलब जो फॉर्मल इसकी डेफिनेशन है वो थोड़ी सी ऐसी है कि आप किस तरह से लेबल्स उनको लेबल लगाते हो ना, ठीक है। तो ये जो क्रिमिनल आप लेबलिंग के थ्रू बनाते हो इसमें आपके पास या तो आप प्रॉपर उसको डिफाइन करते हो एज अ क्रिमिनल, ठीक है, या आप उसको क्रिमिनल के किसी नाम से जैसे चोर से आप उसको आइडेंटिफाई करने लग जाते हो, ठीक है, या आप उसको सोसाइटी के बिगर पार्ट से सिग्रीगेट करने लग जाते हो, ठीक है, आप उसको डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हो, साइट पे करने लग जाते हो, ठीक है, प्रॉपर सिग्रीगेशन जैसे होती है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें एम्फेसिस आ जाती है, अगर तो आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो और उसको सिग्रीगेट कर रहे हो तो आप उस पे एम्फेसिस क्यों डाल रहे हो? जब आप उसको एम्फेसाइज करते हो ना बार बार, ठीक है, किसी सोशल सेटिंग में, तो आप उसको लेबल करते हो, ठीक है। ये सिंपल इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम, ठीक है। इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं? गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम। इसको उर्दू में हम कहते हैं बद से बदनाम बुरा, ठीक है। आपने जब किसी को बदनाम कर दिया है तो वो कहेगा कि मैं तो मशहूर हो गया हूँ इस चीज पे, ठीक है, तो बस मैं करता हूँ ना ये चीज, क्या जरूरत है मुझे अपना नाम अच्छा करने की। मैंने आप लोग को कहा था रेपुटेशन इज ऑल अ मैन हैज, ठीक है। 18th सेंचुरी में आपके पास कहा जाता था कि आपके पास जो बैड रेपुटेशन है ना वो आपके पास ऐसे है जैसे अ पर्सन इज हाफ हैंग्ड, ठीक है। तो आपने उसको सूली पे आधा लटका दिया है तो वो कहता है चलो मैं पूरा ही लटक जाता हूँ, मैं ये लेबल अपना लेता हूँ और मैं ये सारे काम करने लग जाता हूँ। इसमें फिर वो तीन ये जो इन्होंने बताया है बेकर जो भी है, ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, थ्योरिस्ट की बात है। लेकिन सिंपल यही है कि प्राइमरी लेबलिंग और सेकेंडरी लेबलिंग आपके पास प्राइमरी डेविएंस सेकेंडरी डेविएंस से ही इनिशिएट होती है, जो आपके बिहेवियर्स को और ज्यादा जो है तो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ज्यादा आपके बिहेवियर्स जो है वो इनकलकेट हो जाते हैं आपकी ओवरऑल, ठीक है, लाइफ में। सिंपल इसमें यही चीजें हैं। भैया मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाँ जी। शायद आपने एक थ्योरी पढ़ी हो 2019 के पेपर में क्रोनोलॉजी में भी वो डिस्कस करा था कि डिफरेंट पोस्टुलेट्स मांग रहे थे डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी की। तो आई वाज सीइंग द पेपर, तो आप काइंडली आपने वो थ्योरी पढ़ी है तो आप काइंडली वो भी एक्सप्लेन करते हैं। हाँ मैंने मैंने पढ़ी थोड़ा तो जी आप मैंने काइंडली पढ़ी बोलें। तो है डिफरेंशियल एसोसिएशन, लेकिन अभी मुझे नहीं याद कि वो क्या है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी अगर मुझे याद आई, क्योंकि वो हमने इसी बुक में पढ़ी थी जो मैं आपको जिसका रेफरेंस मैंने आपको दिया है ना उसी बुक में पढ़ी थी, ठीक है। ये बुक मैं शेयर कर दूंगी उसमें अपने सोशियोलॉजी वाले उसमें। लेकिन डिफरेंशियल एसोसिएशन का आइडिया आपको ये इसने समझाया था, ठीक है, लाइबा ने फर्स्ट लेक्चर में। दूसरा ये सदरलैंड का आइडिया था, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइबा डिफरेंशियल एसोसिएशन सदरलैंड। एग्जैक्टली सदरलैंड का था और ये एक्सटेंशन की थी सोशल लर्निंग थ्योरी को। मैंने इसको समवट स्टडी किया है लेकिन मेरा ये ये सोशल लर्निंग थ्योरी जो अभी मैं आपको पढ़ाई थी, मैंने आपको ये भी साथ में कहा था कि वो डिफरेंशियल एसोसिएशंस में जब होता है तो ये उसका पार्ट है, क्योंकि जब वो मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिलता रहता है तो वो उनसे लर्न करता है, ठीक है, तो वो सोशल लर्निंग थ्योरी का ही एक पार्ट है। थैंक यू हाँ सो तो मच। डिफरेंशियल एसोसिएशन आपके पास यही कहता है, हाँ, दैट क्राइम इज लर्न्ड, ठीक है, तो सिंपल वही है, लर्निंग थ्योरी के साथ ही इसको आप एसोसिएट करते हो। मेरा एक और क्वेश्चन है छोटा सा, वो ये क्वेश्चन है कि एक हमारे पास टर्म होती है रिसिडिविज्म की ना, कि हमारे पास जो क्राइम अगर किसी को प्रिजन में रखा है और उसने कोई बड़े प्रिजनर से लर्न बिहेवियर सीख के वो भी एक बहुत छोटे से बहुत बड़ा दहशतगर्द बन गए। अब इसके ऊपर हमारे पास जो अभी सोशियोलॉजी की हमने 5 थीरीज या 6 पढ़ी हैं, उसके ऊपर एक थी तो अभी ये लगी लर्न वाली ना, जिस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी जिस तरह भाई ने बोला डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी भी लग सकती है। इसके अलावा स्ट्रेन वाली तो अगर हम कहें वो तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में भी लग सकती है, लेकिन ये प्रोमिनेंट 2 लगेंगी। इसके अलावा भी कोई हम थ्योरी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? क्या चीज पढ़ी है आपने? अभी हमने जो 6 थ्योरीज अभी 5 थ्योरी सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव के लिए पढ़ी हैं, एक टर्म होती है इसमें रेसिडिविज्म ना, आपने शायद सुनी हो या नहीं स्पेलिंग सुनी। रेजिडुअलिज्म।
आई गेस इसी तरह की थी, हाँ एग्जैक्टली। तो काफ़ी मैंने पढ़ी थी इसके बारे में। तो वो थ्योरी के ऊपर अभी हमारे पास ये होता है कि लर्न बिहेवियर से अगर एक छोटा प्रिजनर है, उसको हमने प्रिजन में रखा है और कोई बड़ा प्रिजन उसके साथ मतलब प्रिजनर था, उससे उसने लर्न हाँ बिहेवियर्स के साथ मतलब ज़्यादा बड़े जुर्म करना शुरू कर दिए। मतलब कोई गैंग का बंदा गया छोटा मोटा और उसके साथ कोई छोटा मतलब था जुवेलाइन खड़े गैंग समय शुरू कर दिए। उसके बाद इसकी वजह से हमारे पास एक तो लर्न थ्योरी आ जाएगी जो हमने अभी लर्निंग थ्योरी पढ़ी है, एक डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी आ जाएगी। मेरा ये आप क्वेश्चन मुझे था। रेजिडुअलिज्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि रेजिडुअलिज्म हाँ कहते हैं किसको? हाँ श्योर मैं वही, क्या हमारे पास ये वो कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एक छोटा सा क्रिमिनल है, ठीक है, जिसने कोई छोटा मोटा क्राइम किया है, हमने उसको सेम प्रिजन में रख दिया है कि जिसमें आपके पास कोई गैंग और बहुत ज्यादा बड़ा क्रिमिनल था। अब कुछ अरसे बाद वो बंदा जो छोटे छोटे क्राइम करता है, वो उसकी आदत वगैरह देख के लर्न बिहेवियर करता है और वो भी एक बहुत बड़ा मुजरम बन जाता है जो पहले एक छोटा मुजरम था। तो ये जो पूरे कॉन्सेप्ट को मैं कह रहा हूँ इसे रेजिडुअलिज्म बोलते हैं। ये मैंने और आप क्या चाहते हैं कि इसको थ्योरीज के साथ रिलेट करें? रिलेट दो तो मैंने कर दी, इसके अलावा क्योंकि अच्छी आपकी नॉलेज है तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा हम किसके साथ उसको रिलेट कर सकते हैं। जेनेरिकली तो हम कर सकते हैं कि उसको कोई परेशानी होगी तो वो होगा, तो हमने उसके ऊपर स्ट्रेन लगा दी। लेकिन अच्छा, टेक्निकली दो जो आई है, बॉन्डिंग वाली भी लग जाएगी मेरे ख्याल में, क्योंकि जो बॉन्डिंग के शिकागो स्कूल ऑफ थॉट्स की सारी थीरीज पे एप्लीकेबल है। सारी एप्लीकेबल है मे बी, क्योंकि मैंने एक हमारे पास जो पढ़ा था ना, हमारे पास अभी जिस तरह मैम लाइबा ने एक्सप्लेन किया था, ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर उसमें मोस्ट पेफिडी लग तो सारी जाती हैं, लेकिन गैंग वाले कॉन्सेप्ट का ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर हम दो थीरीज अप्लाई कर रहे थे मोस्टली। तो उसके बाद भी जो सारी लग रही थी, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि दो तो मैं बहुत इफेक्टिवली उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन जो बकिया तीन हैं वो मतलब अगर आपके पास कोई सॉलिड रीजन हो ना कि जिसका कोई एग्जांपल दे के सबको समझा सकें कि ये इस एग्जांपल पे ज़्यादा बॉन्ड वाली भी लग सकती है, बकिया हैं अच्छा, तो उसकी अगर दे सके। देखो सिबत, नॉर्मली तो रेजिडुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है हम सोशल वर्क में तो कंसिडर करते हैं, ठीक है, तमाम सोशल प्रॉब्लम्स पे अप्लाई होता है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ अ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है। आप कैसे किसी को जो है तो रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कि आप उसकी जो एग्जिस्टिंग हालत है उसको बेहतर बनाने के लिए निकालें। लेकिन जो आप मुझे कह रहे हैं ना कि इसको इन थ्योरीज के साथ रिलेट करूँ, वो मैं आपको अभी नहीं करके दूंगी, ठीक है। अगर मैंने कुछ स्टडी कर लिया इसके बारे में तो मैं सोशियोलॉजी के लेक्चर में आपका ये क्वेश्चन जो है तो एड्रेस कर दूंगी, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हम क्राइम के साथ अटैच नहीं करते, सोशल वर्क में होता है रेजिडुअलिज्म, और तमाम सोशल प्रॉब्लम सोशियोलॉजी की रूट से तमाम सोशल प्रॉब्लम्स को आप रेजिडुअलिज्म के थ्रू अच्छा स्टडी कर थैंक यू सकते हैं, फॉर इट। ठीक है। लेकिन मैं सोशियोलॉजी नहीं पढ़ता, मैंने उस दिन लेक्चर लिया था जस्ट फॉर अ क्रिमिनोलॉजी पर्सपेक्टिव अच्छा में अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा, तो मैं सोशियोलॉजी के लेक्चर चले मैं फिर में पर्सनली आपको क्वेश्चन एड्रेस कर दूंगी, सही है। श्योर थे। नो प्रॉब्लम, चलो, थैंक यू थैंक तो यू। इसमें ये बात है कि ये जो आप बता रहे हैं ना, जो ये मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा मतलब ये नाम मुझे नहीं पता थी, टर्मिनोलॉजी जो इसके लिए है, लेकिन ये हम आगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और ये फ्लॉ है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एक फ्लॉ है, ठीक है, जिसको हमने एड्रेस करना है। अब उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, हमने वो देखना है। उसका यही है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा, उसने उसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया था, ठीक है। अब उसके इफेक्ट्स जब आए उसके ऊपर, और उसके अंदर वो क्रिमिनल बिहेवियर, वो बंदा ऑलरेडी क्रिमिनल था, लेकिन उसका जो था तो और क्रिमिनल के साथ एसोसिएशन हुई, तो वो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी उसके ऊपर अप्लाई होगी और सोशल लर्निंग थ्योरी उसके ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। क्योंकि वो उसने उससे लर्न किया, लेकिन वो ऑलरेडी भी एक क्रिमिनल था, उसने सिर्फ अपने जो क्राइम्स हैं उसको और इनहेंस कर दिया, और उसको और जो है तो उसमें प्रोग्रेशन उसमें आ गई, ठीक है। बस यही है इसमें। लाइबा आपने ये मुझे ठीक है मैं इसका बात समझ गया, लेकिन जो हम फ्लॉइज को बोल रहे हैं तो इसके लिए तो हमारे पास अलहदा सिस्टम है, जुवेनाइल के लिए तो हमारे पास अलहदा सिस्टम है, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो हमारे पास अलहदा है। और इस तरह इसके अंदर जी जो प्रिजन्स और जेल्स आते हैं उसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और बॉस्टल इंस्टीट्यूशन आपने नाम सुना होगा, वो आते हैं ना। तो जुवेनाइल के केस में तो बिल्कुल। हम इस चीज को काउंटर कर लेते हैं, लेकिन वही बात है कि अब जिस तरह आपके पास कोई बंदा है जो 18 से अबव ही है, लेकिन वो छोटे मोटे क्राइम करते हैं, इसके सिस्टम हम कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जेवलाइन में तो ये चीज अप्लाई नहीं होगी ना, क्योंकि वो तो रिहेबिलिटेशन सेंटर एग्जैक्टली वगैरह में आती। जी जी ठीक है एग्जैक्टली दैट्स यही है, ठीक है। जी इसको जी। हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है वो हमारा नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लास होगी तो हम उसमें इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके लिए आप, वो एक मूवी है द शॉशैंक रिडेम्पशन, ठीक है, वो आपने देखी भी होगी शायद, उसमें ये सब कुछ उसमें भी है, ठीक है। ओके लेकिन ठीक ये है। हम इंशाल्लाह आगे ओके लेक्चर्स में हम इसको
करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आज हमने जो है तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ा क्रिमिनोलॉजी का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि तीन स्कूल्स ऑफ थॉट है क्रिमिनोलॉजी में। एक प्री क्लासिकल है, एक क्लासिकल है और एक पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट है। प्री क्लासिकल जो है उसमें हमने पढ़ा कि उसका पर्पस क्या था कि वो लोग क्या कहते थे कि जो क्राइम है, क्राइम और क्राइम जो है वो इस वजह से होता है कि जो बंदा क्राइम कमिट करता है उसके ऊपर कोई डिमोनिक पोजेशन होती है और उसकी वजह से वो क्राइम कमिट करता है। लेकिन उसके लिए हमें पता होता है कि जो कॉज है वो डीमन है, लेकिन उसके लिए हम हु इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट द इंडिविजुअल हु हैज कमिटेड क्राइम, ठीक है। उसमें बहुत ही इनह्यूमेन किस्म की उनको इरेशनल पनिशमेंट्स देते थे, ठीक है। और उनका ये क्लेम होता था, वो ये रिकमेंड करते थे कि ये हम ये इसलिए देते हैं ताकि डेटरेंस हो क्राइम की, ठीक है। और ये रिलीजियस स्क्रिप्चर से ये सारा उठाते थे, ठीक है। और इसके प्रोपोनेंट जो थे वो क्लेरिक्स होते थे इनके मोस्टली। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में हमने ये पढ़ा कि वो एज ऑफ एनलाइटनमेंट के जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो जब आए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सजाएं रैशनल होनी चाहिए, जुर्म के मुताबिक सजा होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने चोरी की है छोटी सी और उसको हम कत्ल कर दें तो ये उसकी कोई सजा नहीं हुई, ठीक है। अगर उसने चोरी की है तो उसको प्रिजन में डालो, ठीक है, वहां पे उसको जो सजा उसके लिए मुनासिब है वो दो, ठीक है, ये कहा। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो क्राइम है तो वो जो क्रिमिनल कमिट कर है तो वो उसकी रैशनल चॉइस है, उसको पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसको पता है कि वो गलत कर रहा है, उसने ऑल्टरनेटिव्स भी प्लान किए हुए उसके लिए, उसका एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों है, ठीक है। और फिर उसके लिए उन्होंने कहा कि अच्छा इसके प्रोपोनेंट्स जो थे जो ज्यादातर सोशियोलॉजिस्ट और फिलोसोफर्स ही थे, सेजार बेकेरिया और जेरेमी बेंथम जो थे वो इसके स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट्स थे, ठीक है। ये हो गया। और इनकी रिकमेंडेशन ये थी कि जो क्रिमिनल्स हैं तो उनको उनके जुर्म के मुताबिक सजा भी दे और जो सजा है उसको एज ए रिहेबिलिटेशन, एज ए मींस ऑफ रिहेबिलिटेशन तो हम यूज करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गए पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें हमने तीन स्कूल ऑफ थॉट फर्दर पढ़े। पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो था वो हमारे पास इसको हम मॉडर्न क्रिमिनोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं। इसमें हमने फिर तीन चीजें पढ़ी, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल। पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट हमें कहता है कि जो हमारे पास लोग क्राइम कमिट करते हैं वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उसके कुछ डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। वो फैक्टर्स जो है वो हमारे पास डिटरमिन करते हैं कि वो कौन कौन से क्राइम्स वो कमिट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हो गया, एक हमारे पास साइकोलॉजिकल हो गया, एक सोशियोलॉजिकल हो गया और एक हो गया बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में हमने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी, सेजार लैम्ब्रोसो की थ्योरी हमने पढ़ी, ठीक है, जिसको इसने जो वो कहता था कि जो ह्यूमंस है तो वो एटिविस्टिक और सैवेज हैं, ठीक है, वो क्रिमिनल्स जो हैं वो एटिविस्टिक और सैवेज हैं। और वो उसने उसको सपोर्ट किया था डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से। फिर उसके बाद हमारे पास द वाई क्रोमोसोम थ्योरी आ गई, ठीक है। फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस थ्योरी आ गई, ठीक है। ये सारी थ्योरीज उसमें आ गई, ठीक है। उस और विलियम शेल्डन की वो जो एक्टोमॉर्फ मेसोमॉर्फ जो द बॉडी टाइप थ्योरी है वो आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट या साइकोलॉजिकल पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट। उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि जो साइकोलॉजी उसको हमने क्राइम की कॉज को साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा, ठीक है। तो उसमें हमने कहा कि जो क्राइम है वो इस वजह से होता है कि जो क्रिमिनल है उसके साइकोलॉजिकली वो ठीक नहीं होता, ठीक है, उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। उसमें हमने साइको एनालिटिक थ्योरी पढ़ी, ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड की। वो उसमें उन्होंने हमें इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया कि अगर इन तीनों के दरमियान इम्बैलेंसेस हो जाएं, ठीक है, तो उस वजह से लोग क्राइम कमिट करते हैं। और अगर ये तीनों चीजें बैलेंस हो, यानी जो ईगो है वो इड और सुपर ईगो को बैलेंस रखे, तो वो हमारे पास मेंटली हेल्थी स्टेट में होता है वो, ठीक है। फिर उसके अलावा हमने पढ़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें हमने स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ा, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पढ़े हमने, एंटी सोशल बिहेवियर डिसऑर्डर पढ़ा हमने। फिर उसके बाद हमने किया सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। उसमें हमने क्या किया कि हमने उसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ा। उसमें हमने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी, जिसमें सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी थी, सोशल स्ट्रेन थ्योरी थी,
सोशल लर्निंग थ्योरी थी, सोशल बॉन्ड थ्योरी थी और लेबलिंग थ्योरी थी। ये सारी थ्योरीज हमने वहाँ से पढ़ी, ठीक है। और अब इन सारी थ्योरीज को आपने अप्लाई करना है, जो हमने क्राइम और क्रिमिनल्स का हमने लेक्चर किया था, ठीक है। और उसमें जो रिकमेंडेशंस है वो हमने इसी से लिखनी है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। So much. Thank you so much. you're वेलकम। अच्छा हसीब, ये रिकॉर्ड 1 मिनट के लिए स्टॉप कर दें बस।